हेलो नमस्कार। एग्जाम मिस्टेक के पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। और एक एपिसोड हमने कल किया था जिसको मैं उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। एक रिकॉर्डेड का नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है और मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम के अंदर जो गलतियां होती हैं या एग्जाम को लेकर जो गलतियां होती है उसमें आप सुधार करो। बहुत जरूरी है इस बात को समझना और अप्लाई करना। आज कौन सी एग्जाम मिस्टेक हम डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले जरा एक सिनेरियो को ऑब्जर्व करो। देखो क्या होता है, कारपेंटर है ना, कारपेंटर काम करते करते कोई भी पेन होता है ऐसे ऐसे कान पे लगा देता, तो मैंने भी लगा दिया। भाई हम भी तो कारपेंटर ही हैं, है नहीं? अच्छा चलो थोड़ा प्रैक्टिकली देखना। ये एक बुक है, आप इसका नाम देखने की कोशिश मत करना, सिर्फ ये देखना। इसमें मैंने लिखा है, नहीं दिख रहा होगा, नजदीक लाता हूं। इसमें मैंने लिखा टी.एस. पालीवाल। क्या था ये? 2014 के अंदर मैंने ये मोटी मोटी बुक ली थी, गजब महंगी पड़ी थी मेरे को ये, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अगर कुछ अलग करना है तो मोटी मोटी किताबें लेनी पड़ेगी। अच्छा, रुका नहीं मैं रुका नहीं, और मैंने क्या किया, मैंने एक और मोटी किताब ली। वो दूसरी थी, ये दूसरी, ये मोटी मोटी लगना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए कि भाई बच्चा जुडिशरी की तैयारी वैयारी कर रहा है। फिर मैंने पेन कान से निकाल दिया और इन दोनों को साइड में रख दिया। मेरी एग्जाम की मिस्टेक्स है ये, और वही मिस्टेक्स, वही रियलिटी मैं आपके सामने इस पार्ट 2 में क्या कर रहा हूं, रिवील है जो कर रहा हूं। एक्चुअल में होता पता है क्या है कि जब हम लोग, हमारा एग्जाम जो है 1-2 महीने बाद में है, 1-2 महीने एग्जाम जो है बाद में, सपोज करो आरजेएस का एग्जाम है 23 जून को, आपके आरजेएस का एग्जाम है। आज तारीख हो गई मान लीजिए 11 मई, ठीक है। अब हमारे पास में 1-2 महीने बचे हैं। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग इतनी मोटी मोटी किताबों में से फिर कॉन्स्टिट्यूशन के 1000 सवाल सॉल्व करते हैं, सीपीसी के 1000 सवाल सॉल्व करते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें। और इनको सॉल्व करने में हमको एक टॉपिक पर 2-3 दिन 4 दिन मिनिमम लग जाते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियो देखे थे, उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए बार बार प्रैक्टिस है जो करता रहना चाहिए। एक तो यह है कि ये सेलेक्टेड कैंडिडेट विद ड्यू रेस्पेक्ट टू डिग्निटी सारा सच बताते नहीं है ना। रैंकर्स कभी भी सारा सच नहीं बताते, वो अपनी जिंदगी की हर पन्ने को आपके सामने थोड़े ना रखेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आई एम द फेल्ड कैंडिडेट ऑफ जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी का मैं एक अनुत्तीर्ण छात्र हूं और अपने उस फेलियर से ये एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो चीजों के प्रति हमारा तैयारी का रवैया दूसरों से प्रभावित होने लग जाता है। वापस सुनो मैंने क्या कहा, जब हम किसी चीज को लेकर ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो दूसरों के तैयारी का रवैया हमारी तैयारी को प्रभावित करना शुरू कर देता है, और हम दूसरों को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम भी उसको फॉलो करते हैं। एक मित्र को देखा कि वो इस तरह से किताबें सॉल्व कर रहा है, मोटी मोटी किताबें सॉल्व कर रहा है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस सेशन डील कर रहा है, और हम भी उसको करने बैठ जाते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि जरूरत से ज्यादा मोटी बुक को इस तरह से प्रैक्टिस एंगल से सॉल्व करना भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है और कुछ नहीं। कैसे, आइए समझाता हूं मैं आपको। देखो, अब आपके पास 1 महीने का मामला है और आपने क्या किया, जैसे आपके पास 30 डेज बचे हैं, आपने प्लानिंग ये की कि यार मैं 5 डेज जो है इसकी प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैंने एक बार तो सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब कोर्स कंप्लीट कर दिया तो अब मेरे को प्रैक्टिस ही करनी है। तो हम लोग जो हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन वाली, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन समझाने वाले एमसीक्यू को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। यानी कि इसको बोला जाता है बेयर एमसीक्यू सॉल्व करना। तो अब मैंने प्लान किया कि 5 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस करूंगा, फिर अगले 5 डेज जो है मैं सीपीसी का प्रैक्टिस करूंगा। 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, मंदिर में जैसी श्रद्धा होती है वैसे चढ़ावा होता है, स्टूडेंट की जैसी क्षमता होती है वैसे वो दिन कैलकुलेट करता है ना। तो यहां पर आपने प्लानिंग कर दी कि भाई मेरे को 5 दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और इसके मैं बेयर एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। मेरे को चिढ़ है इससे, एक होता है एमसीक्यू और एक होता है बेयर एमसीक्यू, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो होता है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, और एक आप बेयर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। अब ये बेयर एमसीक्यू क्या होता है भाई? आप अगर ये सोच रहे हो कि सर बेयर का मतलब बेयर एक्ट और एमसीक्यू का मतलब एमसीक्यू, नहीं। बेयर एमसीक्यू मतलब सवाल आया आपके सामने, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, और यहां पे आपके आंसर लिखा रहता है कि डी आंसर है, या फिर 4-5 पेज के बाद में एक आंसर की दे रखी होती है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो। अगर आपने ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 बेयर एमसीक्यू भी सॉल्व कर देना, कोई सेंस नहीं बनने वाला है।
आप ये गलत फहमी हो कि जो एमसीक्यू मैंने सॉल्व किया वो एज इट इज सेम मेरे को एग्जाम के पेपर में दिख जाएगा और मेरे को फायदा मिल जाएगा। हो भी सकता है आ जाए, लेकिन इस संभावना के चक्कर में कितना एफर्ट आपने लगाया और वो एफर्ट कितना प्रोडक्टिव था कि नहीं था उसको समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में क्या होता है, ये बेयर एमसीक्यू कभी भी प्रोडक्टिव होते ही नहीं है, कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी उस चीज में होती है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते समय, जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपने पहले ऑप्शन नहीं देखे, आपने पहले ऑप्शन वगैरह नहीं देखे, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में स्टेज नंबर 1 आप डायग्नोसिस करते हो कि यार ये सवाल आया कहां से है, मतलब बेयर एक्ट में इसकी लोकेशन कहां पर है। ठीक, बेयर एक्ट में इसकी लोकेशन कहां, ये फाइंड आउट करने गए। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया गया अप्रूवर को लेकर, अप्रूवर यानी कि सरकारी गवाह, आपकी सीआरपीसी के सेक्शन 306, 307, 308 अगर आप ओपन करते हो तो वहां पर आपके अप्रूवर के कॉन्सेप्ट है जो दे रखे हैं। तो उसका कोई सवाल आया, उसके बाद में आप वहां पे गए, वहां पे उस प्रोविजन को आपने कंप्लीटली फटाफट रिकॉल कर दिया। अगर आपके नोट्स बने हुए होंगे डायग्रामेटिक नोट्स, तब तो आप क्विकली रिकॉल कर लोगे, नहीं तो आपको रिकॉल में थोड़ा समय लगेगा। तो आपने डायग्नोज किया, डायग्नोज करने के बाद उस प्रोविजन को रिकॉल किया, चाहे बेरेट के कीवर्ड से या फिर नोट्स की सहायता से, जैसे भी हो आपने रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद अब वापस आप सवाल पर आए, अब आपको सवाल थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, ये ट्राई कर लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये एक स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप पे जब आप वापस आते हो, अब ये सवाल आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। फिर आपने ऑप्शन दिया, ऑप्शन आपने अपना कोई आंसर है जो चूर की, क्या कहते हैं, चूज है जो कर लिया, आंसर को चूर दिया या चूज कर लिया, एक ही बात है। कवर करना पड़ता है, कई बार जबान फिसल जाती है तो कवर करना पड़ता है। अब आप वापस आ जाओ, वरना आपको एग्जाम के अंदर कवर करना भारी पड़ जाएगा। तो क्या हुआ, वापस आए, हमने ABCD के ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज किया, फिर हमने मान लो आंसर चेक किया, भाई मेरा आंसर इसमें सही है कि नहीं है। इतना करने के बाद, ये तो आधा हिस्सा है, इतना करते समय आपको एक बेरेट का रिकॉलिंग हुआ, आपके मेडिटेशन का क्रॉस चेक हो गया कि आप सिचुएशन को डायग्नोस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में आपको उससे जुड़े हुए लिंक प्रोविजन डील करने होते हैं। मतलब इसका प्रोविजन कहाँ था वो तो आपने पहले ही पता कर दिया। लिंक्ड प्रोविजन का मतलब इससे जुड़ी हुई और बातें कहाँ कहाँ आ सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ को एक्यूज को लेकर, को एक्यूज का मतलब क्या होता है, सह अभियुक्त को लेकर, तो आप अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि यार अगर को एक्यूज के बारे में मुझे और कुछ रिकॉल करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको सेक्शन 319 याद आए, जहां पे एक तरीके से हम एडिशनल पर्सन को क्या करते हैं, एक्यूज है जो बनाते हैं, एडिशनल एक्यूज का कॉन्सेप्ट। शायद आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 याद आए, शायद आपको सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 याद आए, जहां पे दो पर्सन को साथ में ट्रायल किया जाता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कन्फेशन दी जाती है तो उसको दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। और को एक्यूज के कॉन्सेप्ट से आप ये भी सोचोगे कि अगर इंडियन पिनल कोड में अगर आप सोचें तो को एक्यूज का कॉन्सेप्ट कहां पे, मतलब कहां पे कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपको कॉमन इंटेंशन, आपको अनलॉफुल असेंबली, आपको डैकेटी, आपको गैंग रेप, इस तरीके के कई सारे सेगमेंट देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग द एफरे, इंक्लूडिंग द सेक्शन 151 अनलॉफुल असेंबली। और मैं ये सेक्शन क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि इस चीज को मैंने मेडिटेट किया है एक समय पे और कुछ नहीं। तो बस आपसे भी यही कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जो है ना मोटी मोटी किताबें लेके ऐसे MCQ टिक करके चश्मे के नंबर बढ़ा के ये मत करो, कुछ नहीं होना इससे। इससे ना तुम उल्टा सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ किया है, लेकिन वो बातें याद नहीं रह पाती। याद कब आएगी, जब आप इस तरह से इस पॉइंट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर सवाल का क्या करेंगे, आंसर है जो देंगे, आंसर को चेक भी करेंगे, फिर उसके बाद में उसके लिंक प्रोविजन को भी देंगे, और उससे जुड़ी हुई उसकी कोई अलग एक्सप्लेनेशन बनती है तो उसको ऑब्जर्व जो करेंगे। इससे एक सवाल से, अब ध्यान से सुनो, बाहुबली से देवसेना क्यों इंप्रेस हुई, क्योंकि बाहुबली ने एक धनुष से 3 बार तीर निकाले और छोड़ दिए, तब जाके देवसेना इंप्रेस हुई। अब यहां पे देवसेना है आपका एग्जाम और आप हो बाहुबली, तो अगर आपको इंप्रेस करना है उसको तो आपको भी कहेंगी एक सवाल में से 3-4 सवाल तो कम से कम बनने चाहिए, कम से कम सॉल्व होने चाहिए, तब मजा आए। ठीक है जी, इसीलिए इस मिस्टेक्स को हमें ठीक करना है, रेदर देन बेयर MCQ सॉल्व करना, मोटी मोटी किताबों को पेज पलटने के बजाय आप क्या करें, आप चाहें 1000 की जगह सिर्फ 200 MCQ सॉल्व करें। और 200 MCQ के लिए मोटी बुक्स की जरूरत नहीं है, जो आपको ठीक लगे। मेरा सजेशन ये रहता है कि आप हमेशा सॉल्व किया करो अलग अलग स्टेट के पुराने पेपर्स। ठीक है, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, मध्य जो भी आपका सिलेबस जो कॉमन है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, झारखंड का, बिहार का, जम्मू कश्मीर का, उनको आप सॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है, अब जैसे एक CRPC या कांस्टेबल तो सब में सेम जगह पर है ना, सेम ही है,
तो वहां पे आपको रियलिटी पता चलती है। एक अंदर की बात बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद लिंकिंग पब्लिकेशन चला रहा हूं, इसलिए मुझे अंदर की बातें कुछ पता चलने लग गई है। आपको पता है कॉपीराइट एक वर्ड होता है, तो इतनी मोटी मोटी बुकों पे कॉपीराइट करने के लिए क्या किया जाता है पता है? 70% सवाल पुराने पेपर्स में से उठाए जाते हैं। एग्जैक्टली यही शब्द है, 70% सवाल पुराने पेपर्स में से उठाए जाते हैं, और 20-30% के लिए कोई होशियार बच्चे जो इंटरव्यू के अंदर फेल्ड हो जाते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको बोला था कुछ नए सवाल डिजाइन करो, है ना, और वो नए सवाल वहां पे ऐड ऑन हो जाते हैं। फिर बोला साहब हमारा कॉपीराइट 1% कॉपीराइट नहीं है, 1% कॉपीराइट नहीं है, इसलिए हमें इन चीज़ों में उलझने की बजाय क्या करना चाहिए, पुराने पेपर्स को सॉल्व करो, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डील करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम लिंकिंग पेपराथॉन में दिमाग लगाओ, है ना, और ना ही मेरा यहाँ पर ऐसा कोई इंटेंशन है, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये गलती मत करो। समय खराब होता है, समय जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और खासकर इस टाइम के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को आप शायद समझ पाए होंगे, और पॉजिटिविटी के साथ में इस एग्जाम मिस्टेक्स को आप ठीक करेंगे। ओके जी, एंड में आपको वापस तो बातें बता देता हूं यहाँ पे कि एक तो ये कि आपके 12 मई को यानी कि कल जो है सुबह 11 बजे, इस टाइम को नोट कर लीजिएगा, जो कैंडिडेट फाइनेंशियल किसी चीज प्रॉब्लम को सफर कर रहा है, तो देखो स्कॉलरशिप टेस्ट उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो होता है अनअकैडमी की तरफ से। 12 मई को सुबह 11 बजे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में मिल जाएगा, 11 बजे आप इस टेस्ट को अटेंड करें। अगर आपके टैलेंट को एक्नॉलेज कर दिया गया तो 100% आपको फ्रीली सारी की सारी जुडिशियल क्लासेस मिल जाएगी। ओके, इतना ही नहीं, अगर इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप नहीं भी दे पा रहे तो भी कई सारी स्पेशल क्लासेस आपको अनअकैडमी पर फ्रीली अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट है जो ले सकते हैं। तो डोंट मिस इट, इतना ही आपसे कहूंगा। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कई तरह के रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे अप्रैल 27 से जुडिशरी के रेगुलर चीज़ों को डील कर रहा हूँ, वहाँ पे लिंकिंग चार्ट से मेडिटेशन करना, पेपराथन बुकलेट को सॉल्व कराते हुए साथ साथ डील करना, रियल टाइम की न्यूज़पेपर की लिंकिंग करना, और साथ ही साथ में कैंडिडेट्स को एक आत्मविश्वास एनर्जी के साथ में चीज़ों को डील कराना, ये प्रयास है जो किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये एग्जाम मिस्टेक्स का पार्ट 3 मुझे लाना चाहिए, हाँ या ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू।